बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। और फिर से एक नए सिरे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट मेरा डिफरेंट है। जब आपको हम छोड़े थे उस समय हम भारतीय राज व्यवस्था पढ़ा रहे थे। अब वो पार्ट शायद किसी दूसरे टीचर को अलॉट हो चुका है जिनके साथ आप पढ़ रहे होंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपके साथ 2 पेपर हमको पढ़ाना है। एक है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का, और दूसरा है झारखंड। दोनों ही पेपर बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कितने लोगों ने मुख्य परीक्षा दी इसमें? 2 लोग। कैसा रहा? मेंस अपीयर हुई, परीक्षा में शामिल हुई, मुख्य परीक्षा में? अच्छा नहीं हुआ? नहीं होना था, वो तो हम पहले ही बोल कर गए थे, और शायद इसीलिए हम क्लास भी छोड़े थे। रीजन भी यही था। आपका कैसा हुआ जी? हर विषय में? क्या नाम है आपका? पूरा नाम? मतलब आप पीवीटीजी में नहीं आते हैं, तो आपके लिए प्रतिस्पर्धा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग कामना करते हैं कि आप सफल हो जाए। हमने अपने यहाँ एक इंटरव्यू का क्लास भी स्टार्ट किया आज से हमारे संस्थान में। उसका रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पर आएगा, उसको देखिएगा, आपको लाभ होगा। और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मैं आपके यहाँ, अपने यहाँ बुला करके आपको बिना किसी शुल्क के पढ़ा दूंगा साक्षात्कार के लिए, ठीक है? आप आ जाएंगे वहाँ। रहते कहाँ हैं? बजे तुम्हें हमारे करमटोली में है संस्थान, जानते हैं मेरा संस्थान? देखे हैं? वेरी गुड। एनी हाउ, हम लोग नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। और मैं आपको इंटीग्रेटेड पढ़ाऊंगा। इस विषय को पीटी के लिए भी पढ़ा दूंगा, मुख्य परीक्षा के लिए भी, सो दैट आपको दोनों स्तर पर जो अर्थशास्त्र है इससे संबंधित प्रश्नों के समाधान में किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न न हो। राइट? आप लोगों में से कितने लोगों ने मुख्य परीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था के सिलेबस का अवलोकन किया है? मुख्य परीक्षा में जो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दैट पार्ट ऑफ द सिलेबस? क्या देखी हैं, क्या पाई हैं उसमें? हाँ, थोड़ा लाउड। सर, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और यही सब। आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है, पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं किया है? बैंकिंग और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किसी ने नहीं पढ़ा है? नहीं हो, कोई बात नहीं है। सिलेबस जरूर हाथ में रखिए। आप सभी के हाथ में एक हार्ड कॉपी होना चाहिए सिलेबस का, या तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, या बाज़ार में 15-20 रुपये में सिलेबस आता है, महंगा नहीं है। अब व्हाई स्टडी ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज सो सिग्निफिकेंट इन जेपीएससी एग्जामिनेशन? क्वेश्चन अराइजेज कि जेपीएससी की परीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्यों इतना महत्वपूर्ण है?
यह जानना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पीटी के एग्ज़ाम में तकरीबन 15 क्वेश्चंस आते हैं इंडियन इकोनॉमी से। मोटा मोटी वो वहाँ पर जो सिलेबस है उसमें सबका मार्क्स अलॉटेड है, किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स, किस पार्ट से कितना क्वेश्चंस। एक बात तो पीटी में महत्वपूर्ण है, अगर 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं आउट ऑफ 100 तो सिलेक्शन और रिजेक्शन के लिए तो एक क्वेश्चन काफ़ी होता है। तो 15 क्वेश्चंस तो आपके लिए हाईली सिग्निफिकेंट है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेकेंड थिंग, आप जब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे तो आपके 4 पेपर वहाँ जीएस के हैं। जो जीएस के पेपर हैं वो 4 पेपर हैं। एक पेपर आपका है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, एक साथ क्लब्ड है, वो एक ही पेपर है। एक पेपर आपका इंडियन पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस। एक पेपर आपका जो है एक्सक्लूसिव है वो भारतीय अर्थव्यवस्था, और एक पेपर आपका साइंस का है। ये जो पूरा फॉर्मेट है जेपीएससी मुख्य परीक्षा का, इसमें 2 पेपर बच्चों को बहुत परेशान करता है। 2 पेपर बड़ा परेशान करता है, और 2 पेपर बड़ा कंसेप्चुअल है, साइंटिफिक है, टेक्निकल है। उनमें से एक पेपर है इकोनॉमिक्स का और दूसरा पेपर है साइंस का। मोर और लेस आप हिस्ट्री ज्योग्राफी आप पीटी से पढ़े होते हैं, आप उसको आराम से समझ रहे होते हैं। जब बच्चे पीटी की तैयारी करते हैं उस समय वो साइंस के पोर्शन को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ 2, 4, 5, 6 आते हैं। तो सोचता है कि चलो उधर झारखंड से करके, बाकी पार्ट से करके हम पास कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको इसका मार्क्स जोड़ना नहीं है पीटी का, सिंपली आपको वो क्वालिफाई कर जाना है। स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो बच्चा वहाँ पर साइंस को क्या करता है, स्किप कर जाता है, छोड़ देता है। ये जनरल टेंडेंसी है। और मोर ओवर इकोनॉमिक्स चूँकि उसको टफ लगता है तो वहाँ पर उसको भी स्किप कर जाता है। जितने बच्चे फाइनली सेलेक्ट होते हैं जेपीएससी में, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से पास करते हैं, हम उन सब बच्चों को देख रहे हैं। जनरली पीटी में इकोनॉमिक्स अवॉइड कर जाते हैं, वो बाकी पोर्शन से अपना वो मेकअप करके सेलेक्ट होने का प्रयास करते हैं। चूँकि पीटी का मार्क्स ऐड होता नहीं है, मेरिट में उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए कोई परेशानी वहाँ नहीं होती है। मगर जैसे ही मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करता है और जब वो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस देखता है, आप सिलेबस देखिएगा तो आपको भी समझ में आएगा, तो पता चलता है उसका शुरू हो गया नर्वस सिंड्रोम। नर्वस सिंड्रोम का शिकार होने लगता है और इस स्थिति में आ जाता है कि गिव अप कर देंगे, अब परीक्षा नहीं देंगे। इस एग्ज़ाम में भी 7,000 बच्चे जो पास हुए उसमें अटेंडेंस 60% से ज़्यादा नहीं था। ये 40% बच्चे जो हैं गिव अप कर गए, तैयारी नहीं हो पाई। जैसे इस बच्चे ने कहा ना कि एग्ज़ाम तो दिए लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, ईमानदारी से कबूल लिया, क्योंकि स्टूडेंट को पता होता है कि हम जो परफॉर्म किए हैं उससे मेरा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब 4 लाइन लिख के आएंगे 40 नंबर के क्वेश्चन में, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि दैट वी आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड? वी कैन नेवर एक्सपेक्ट, और वी मस्ट नेवर एक्सपेक्ट। तब वहाँ पर जब वो सिलेबस को देखता है तो उसको लगता है कि भाई सिलेबस तो बहुत बड़ा है
और सबसे बड़ी विडंबना है कि जो सिलेबस है आपका इकोनॉमिक्स में, उसमें चारों ग्रुप से आपको प्रश्न करने हैं। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी में है 4 में केवल 2 से कर दिए, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ कंपल्सन है कि आपको चारों पढ़ना है। और चारों जो ग्रुप है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो न्यूमरस हैं। न्यूमरस मतलब ढेर सारे। तब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि हाउ टू प्रिपेयर particularly the subject of Indian economy for the main examination. कैसे तैयारी करें कि मुख्य परीक्षा में हमको कोई तकलीफ न हो। तो इसको हम लोग को बड़ा सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली इसको देखना होगा। अगर हम लोग इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एज गुड एज साइंस। इकोनॉमिक्स में सब कुछ साइंस की तरह है। इसका इंटरप्रिटेशन और इसका एनालिसिस और इसका डिस्क्रिप्शन भी साइंस की तरह ही होता है। टू द पॉइंट आपको आंसर करना है। जैसे एक प्रश्न आया था, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, मुख्य परीक्षा में था ना, जनांकीय लाभांश। एक टॉपिक था। और क्या आया था बताइए, कौन कौन सा क्वेश्चन था? आप लोग एग्जाम दिए तो फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। शायद फॉरेन ये था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश, ये भी शायद एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन शायद आर्थिक सुधार से था, FDI। हाँ ठीक है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में FDI और FII आता है, FPI। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप गेस नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जो 6th और 7th में आए हैं उसमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो आप ये सोचिए कि हम इस क्वेश्चन को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि आ चुका है, ये पता चला वही क्वेश्चन आ गया और आप फंस गए। और यूजुअली इतना बड़ा जो सिलेबस है उसमें गेस वर्क इज नॉट इजीली पॉसिबल। इसमें आसानी से आप गेस वर्क भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सिलेबस इज टू लार्ज। पता चला आप सब टॉपिक पढ़ के गए, एक टॉपिक छोड़े थे वहीं से क्वेश्चन आ गया। और हर ग्रुप से आपको सेपरेटली आंसर करना है। ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है उसमें से किन्हीं 4 करें, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन ग्रुप ए से करना है, दूसरे बी से, सी से, डी से। 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। तब क्या होता है, तब आपके लिए मुश्किल होने लगता है। कहने का मतलब है कि हम लोग जब भी स्टडी करें तो हम लोग थॉरोली स्टडी करें सिलेबस का। एटलीस्ट मुख्य परीक्षा में हम तैयारी करें तो पूरी तरह से हम सारे टॉपिक्स को कवर करें। हम बताएंगे तरीका क्या है उसको कवर करने का, परेशान नहीं होना है, हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, आप मुख्य परीक्षा में देखिए 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स नहीं है, या कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, अवधारणात्मक स्पष्टता नहीं है, तो पता चलेगा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हैं। 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मतलब 200 में 40 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव है। मतलब आप देखिए 20% आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव है, 20%। सिलेक्शन आपका कितना में होना है, आप मान के चलिए मैक्सिमम आपके लिए 50 से 55%।
उसमें 20% अकेला ऑब्जेक्टिव का है, MCQ। MCQ नहीं, हाँ MCQ ही 4 दिया रहता है। अगर ये 20% मेरा सही हो जाए तो 30% तो बाकी रेस्ट ऑफ द सिलेबस जो है हमारा 160 नंबर का, वहाँ से हम लोग प्रोक्योर कर सकते हैं आराम से। कहने का मतलब है कि एक एक टर्म्स, इकोनॉमिक्स में अगर टर्म्स आप समझ रहे हैं, अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज है, तो आप मान के चलिए कि आप इसमें 150 नंबर ला सकते हैं। हम आपको गारंटी देते हैं। बढ़िया लिखकर प्रैक्टिस कीजिए तो यू कैन स्कोर इवन। हमारा बच्चा 160 नंबर लाता है, हमारा पढ़ा हुआ बच्चा, हमारे नोट से। तो अगर आपका राइटिंग प्रैक्टिस है, मेंस एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसेप्ट क्लियर है, जान रहे हैं, मगर एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तब क्या होगा? नहीं होगा। इसलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे जाना होगा। जितना ज़्यादा लिखोगे, हमने लगातार 25 दिन अपने बच्चों का टेस्ट लिया एग्ज़ाम के पहले, मतलब 20-21 मई को हमने क्लास एंड किया, मेंस का कवर किया, सिलेबस कंक्लूड किया 2 महीने में, मात्र 2 महीने में। और उसके बाद हमने 27 से 28 तारीख से बच्चों को बोला एक सप्ताह तुम घर में तैयारी करो तुम लोग, और 27-28 तारीख से हमने टेस्ट लेना शुरू किया, जो हमने 14-15 तारीख तक लिया। और सरप्राइजिंगली उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने लिखवाया था वही आ गया। इसको हम लोग कह सकते हैं फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, या फिर हम लोग का अनुमान होता है। टीचर जानता है कि प्रश्न कहाँ से आ सकता है, हम लोग गेस भी करते हैं। टीचर को मालूम होता है कि कहाँ से, जिसको अनुभव है, एक्सपीरियंस टीचर है, सीजन टीचर है, वो गेस वर्क कर ले। हम लोग गेस वर्क करते हैं और आ ही जाता है। हमने गेस वर्क भेजा भी था, इसमें से प्रतिमा जी नहीं आई हैं, आप देख लीजिए उसमें से अंडरलाइन किया हुआ था, वो सब टॉपिक आया है कि नहीं। तो घबराना नहीं है सिलेबस से। और ठीक है, हम मानते हैं, हमारा तो कहना है कि इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो भारतीय संविधान की तरह बड़ा है। हम ये बार बार अपने कोचिंग में भी आज भी बोले हैं, इट इज एज लार्ज एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग बोलते हैं ना कि इट इज़ द लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा दस्तावेज, विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हम यहाँ एक पॉलिटी अब नहीं पढ़ाने आएंगे, आपके दूसरे टीचर टेकअप किए हैं, ही विल टीच। तो एज सिमिलर एज सिलेबस इज टू लार्ज, लेकिन एक बार सिलेबस इकोनॉमिक्स का देखने के बाद बड़ा घबराहट होता है, और बहुत टेक्निकल चीज़ है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। हिस्ट्री बहुत आराम से बच्चा पढ़ लेता है, ज्योग्राफी बहुत आराम से आप पढ़ लेते हैं, पॉलिटी और पॉवेट भी आराम से हो जाता है। मगर इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको बेसिक टर्म्स जानना होगा। बेसिक की कंसेप्ट्स आपको जानना होगा इंडियन इकोनॉमी का, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। हमारा अप्रोच है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड मतलब है कि आपका पीटी भी कवर हो जाए, मेंस भी। तो आपको इससे घबराना नहीं है। 800 में 200 का मतलब हुआ 25% वेटेज। आप सोचिए 25% जिस विषय का वेटेज हो पूरे एग्जाम का अकेला, अब 50% में सिलेक्शन होना है।
तो हम लोग का एफर्ट्स होना चाहिए कि हम लोग इसमें स्कोर करें 150 कम से कम, 150। टारगेट तो लक्ष्य तो बराबर बड़ा रखना है, और बड़ा लक्ष्य रख करके बड़ा लक्ष्य के अनुसार परिश्रम करना है। ये नहीं कि लक्ष्य बड़ा रख लिया और एक्शन कुछ हो ही नहीं रहा है। एक्शन और थॉट में कोहेरेंस होना चाहिए। एक्शन विदाउट थॉट इज एबॉर्शन एंड थॉट विदाउट एक्शन इज फॉली। हम केवल सोच रहे हैं, उसको हम क्रिया में परिणत नहीं कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। प्लानिंग बड़ा है मगर इम्प्लीमेंटेशन ये 0। रात में पढ़ेंगे ना, 2 बजे तक पढ़ेंगे, 3 बजे तक इतना पढ़ेंगे, इतना करेंगे, अब पता चल रहा है कि 8 बजे सूत गए। रोज हो रहा है प्लानिंग कि आज इतना कवर कर देना, पता चल रहा है कि 0। जैसे भारत में योजना आयोग होती थी, लक्ष्य बड़े बड़े निर्धारित होते थे और जो आउटकम होता था बड़ा छोटा होता था। तो थॉट अगर है तो उसको एक्शन में परिणत करो, लेकिन एक्शन भी थॉट के बगैर नहीं हो सकता है। अगर अच्छा चिंतन नहीं होगा तो क्रिया अच्छी कैसे होगी। तो थॉट और एक्शन को सिंक्रोनाइज करो, not only in respect of Indian economy, also in respect of history of India, also in respect of geography of India, also in respect of Indian polity, public administration, governance. पांच ग्रुप्स हैं साइंस के, और ये तैयारी जो मुख्य परीक्षा के चारों पेपर की है, पीटी के एग्ज़ाम के पहले तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि पीटी और मुख्य परीक्षा के बीच में अंतराल बहुत कम मिलता है। द गैप इज टू लार्ज, ये टू स्मॉल, टू शॉर्ट, और इतना शॉर्ट होता है कि आप सिलेबस नहीं कवर कर पाओगे। ये सिलेबस एटलीस्ट 6 मंथ्स का सिलेबस है। हम लोग 2 महीना में कवर कर पाए अपने कोचिंग संस्थान में, चूंकि हम लोग प्राइवेट प्रोफेशनल्स हैं। और कितना 6 बजे सुबह हम लोग स्टार्ट करते थे, गर्मी का दिन है, और 3 बजे तक क्लास जाता था कंटिन्यूअस, 10 मिनट 15 मिनट का गैप पर। और चूंकि हमारा तो प्राइवेट है, उसमें तो बच्चा को बस उतना ही, हमको इसी शर्त पर एडमिशन लिया था कि 2 महीना में हमको सिलेबस कवर कीजिएगा, नहीं करने से बदनामी होती है। सरकारी तो है नहीं। आपको जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िएगा तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर आपको जो बताया जाएगा, तो कार्य संस्कृति का, वर्क कल्चर का, जो सरकारी प्रबंधन होता है, सरकारी प्रशासन, वो बड़ा स्लो होता है, स्लगिश होता है, लेथार्जिक होता है, और टारगेट ओरिएंटेड नहीं होता है। हम लोग के यहाँ क्या है कि 2 महीना में तो 2 महीना में नहीं करेंगे तो बोलेगा पूरा पैसा वापस करो। तो निजी जो प्रशासन, निजी क्षेत्र जो होता है, प्राइवेट सेक्टर जब भी काम करेगा तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, एकदम स्मार्ट वर्किंग होता है, फास्ट, स्किल्ड। यहाँ क्या होता है, चल रहा है तो चल रहा है। हम तो 3 महीना पहले छोड़ कर गए हैं ना आपको, आप देख लीजिए सिलेबस क्या क्या आपका कवर हुआ है। मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। क्या कितना पोर्शन सिलेबस कवर हुआ है बताइए, आप बताइए। आज से आई हैं मेरे को जानकर, चलिए थैंक्स अ लॉट। कितने लोग आज आए हैं उतने दिनों के बाद? नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा। अच्छा चलिए, थैंक्स अ लॉट। अनिल मिश्रा का क्रेज बरकरार है, मतलब अनिल मिश्रा इज अलाइव, जिंदा है।
सो देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। निजी क्षेत्र काम करेगा, टारगेट ओरिएंटेड करेगा, टाइम बाउंड करेगा, समयबद्ध करेगा, लक्ष्य उन्मुख करेगा। सरकारी तो हम लोग इस पर काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे, एक एक टर्म्स बताएंगे, एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, ठीक है, और ऐसा कर देंगे कि आपको वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, पानी पानी हो जाए। लेकिन इसमें आपके सहयोग की भी ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमिक्स सही है, हिस्ट्री नहीं है कि शेर खान ने शेर मार दिया इसलिए उसका नाम शेरशाह पड़ गया और आप ताली बजा दिए। क्या कंसेप्ट क्लियर है टीचर का? यहाँ टीचर के साथ साथ, am I right? मैं सही हूँ कि नहीं हूँ? टीचर के साथ साथ आपको भी, यू हैव टू कोऑपरेट विथ मी, क्योंकि हम जितना पढ़ाएंगे उतना आपको घर से पढ़कर आना है। किताब पता नहीं, आप एक किताब आती है नितिन सिंघानिया की, आप उसको देख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। हिंदी में भी, अंग्रेजी में कितने लोग हैं इसमें? इंग्लिश मीडियम और अकेला आप हैं? इंग्लिश में भी है नितिन सिंघानिया, आप भी इंग्लिश मीडियम है। चलिए, हम तो बाइलिंगुअल ही पढ़ाते हैं, टर्म्स सारा अंग्रेजी में बोलेंगे, डेफिनेशन में बोल देंगे, हिंदी में बोल देंगे, और समझने के लिए हिंदी भाषा सबसे उपयुक्त है, क्योंकि हम लोग कोई अंग्रेज के यहाँ जन्म नहीं लिए हैं। हम लोग की सबकी मातृभाषा हिंदी है, या हिंदी से मिलती जुलती यहाँ का इंडिजिनस लैंग्वेज, जो बहुत सारा भाषा लुप्त होने के कगार पर है। कल या परसों के प्रभात खबर के हेडलाइंस में था। एक नितिन सिंघानिया की किताब आती है, उसको फॉलो अप कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरा जो क्लास नोट्स है, हम बिना मोहर वाला दे रहे हैं, स्कैन करके डाल दिया जाएगा। जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसको स्कैन करके आप उसी पर देखिए, फोटो कॉपी कराने की जरूरत नहीं है, और वहीं नोट डाउन कीजिए। थोड़ा मेहनत करना होगा, उससे क्या होगा, आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी डेवलप करता जाएगा। और सीधी सी बात है, मेरे लेक्चर को सुन लिया जाए और नोट्स को, क्लास नोट्स मेरा अगर पढ़ लिया जाए, पीटी और मेंस दोनों का, तो फिर कोई किताब की ज़रूरत नहीं है। इवन यू नीड नॉट नितिन सिंघानिया, हमारे सब बच्चे यही पढ़ के पास करते हैं। स्कैन करके उसको डाल दिया जाएगा। आप उसको टॉपिक वाइज जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप उस पर वर्कआउट करते जाइए घर में बैठ करके, थोड़ा मेहनत लगेगा, तो उससे क्या होगा, आपका राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप करेगा। और इस परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है, ये T20 नहीं है JPSC या सिविल सर्विस का कोई एग्जामिनेशन, UPSC हो, JPSC हो, BPSC हो, ये T20 नहीं है। यहाँ वो सब नहीं चलेगा कि एक कैच ले लिए तो मैच जीत गए। हाँ, वैसा 100 कैच लेना पड़ेगा मैच जीतने के लिए। मतलब सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को पास करना है तो आपको लेखन शैली और लिखित लेखन अभ्यास, जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो सिलेक्शन होगा मुख्य परीक्षा पर, और वो लिखना है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है कि गोल गोल घेर के चले आए। पीटी तक तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो कॉपी स्कैन करके आपको डाल दिया जाएगा। मेरी ओरिजिनल कॉपी है, उसमें कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है अलग से भी, उसको छोड़ देना है, वो तो हम क्लास में बताते जाएंगे। वो हम अपनी सुविधा के लिखते हैं, आपके लिए नहीं। ठीक है, उसको कर लीजिए। तो हमको लगता है कि नितिन सिंघानिया की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तब क्या करना है, तब NCERT की 3 किताब, ये तो आप लोग कर सकते हैं, सस्ती सस्ती आती है। NCERT की इकोनॉमिक्स पर 3 किताबें आती हैं, 9, 10, 11। 9वीं क्लास की किताब, 10वीं और 11वीं।
ये 3 किताब आती है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। 12वीं क्लास का नहीं लेना है, जो 12वीं क्लास की किताब है उसको नहीं लेना है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, क्योंकि 8 तक इकोनॉमिक्स का पढ़ाई नहीं होता है। बस ये 3 किताब और क्लास नोट्स। अब नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक। पहला जो हम लोग का चैप्टर होगा, हम लोग आ जाते हैं मूलभूत। ऐसे लिखा जाता है ना, हिंदी में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, ठीक है ना। मूलभूत मुख्य अवधारणाएं लिख लीजिए। ये टॉपिक नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, हम पहले इसको करवा देते हैं। छोटा छोटा टर्म्स है, लिखवा देते हैं, उसके बाद आएंगे। अंग्रेजी में लिख दीजिए बेसिक की कंसेप्ट्स। हिंदी में मूलभूत मुख्य अवधारणाएं और अंग्रेजी में बेसिक की कंसेप्ट्स। दो टर्म आता है, एक टर्म है अर्थशास्त्र, किसको कहते हैं, और एक टर्म है अर्थव्यवस्था, किसको कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था बोलते हैं, भारतीय अर्थशास्त्र नहीं बोलते हैं, सुने हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का स्टडी करने जा रहे हैं, तो जाने कि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं। What do we mean by economics? सबसे पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र किसको कहते हैं। अर्थशास्त्र 2 लाइन में लिखिए, कोस्ट में कर दीजिए इकोनॉमिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी में, सॉरी। हिंदी अंग्रेजी दोनों टर्म जरूर जानना चाहिए। जो लोग हिंदी भाषी हैं उनको भी अंग्रेजी टर्म जानने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। लिखिए अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है।
अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। फुल स्टॉप। इसमें इस बात का अध्ययन होता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का गुड्स एंड सर्विसेज, हम जो दे रहे हैं ये सर्विस है, लेकिन किसान जो जा कर के खेत में उत्पादन कर रहा है वो गुड्स है। फैक्ट्री में जो चीज़ उत्पादन हो रहा है वो वस्तु है, मगर हम क्या दे रहे हैं? सेवा। वस्तुओं और सेवाओं का किस प्रकार उत्पादन, वितरण एवं उपभोग होता है। फुल स्टॉप। यह उसी में कंटिन्यूटी में यह इस बात का अध्ययन है कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और मांगों के लिए आवश्यकताओं और मांगों की पूर्ति के लिए संसाधनों का आवंटन करता है। दो बातें हैं यहाँ, इसको समझना जरूरी है। बेसिक्स क्लियर होगा, आगे दिक्कत नहीं होगी। दो बात है यहाँ। हम बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, मतलब इकोनॉमिक्स को हम क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। यही बात बोल रहे हैं। क्यों हम बोल रहे हैं? विज्ञान दो तरह का होता है। विज्ञान किसको कहते हैं? पहले हम लोग जाने विज्ञान क्या है। व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? कोई बताया विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? हाँ, साइंस कैन बी प्रूवन, राइट? From particular to general statements. पर्टिकुलर टू जनरल। क्या विषय है आपका? Political science. पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। कोई भी वैसा स्टडी जो साइंटिफिक और सिस्टमेटिक है, दैट इज साइंस। कोई भी वैसा अध्ययन जो व्यवस्थित है और क्रमबद्ध है। एनी स्टडी दैट इज सिस्टमेटिक एंड क्या बोलेंगे उसको? सीक्वेंशियल। सिस्टमेटिक एंड क्रमबद्ध, दैट इज साइंस। हिस्ट्री भी साइंस है, क्योंकि उसमें भी हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं और सीक्वेंशियल स्टडी करते हैं, क्रोनोलॉजिकली स्टडी करते हैं उसका।
हिस्ट्री इज ऑल्सो ए साइंस। कोई भी विषय जो कोई भी वैसा डिसिप्लिन, कोई भी वैसा विषय जो सिस्टमेटिक स्टडी करता है और सिक्वेंशियल स्टडी करता है, दैट इज साइंस। विज्ञान भी ये, इतिहास भी विज्ञान है, भूगोल भी विज्ञान है, एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल्सो ए साइंस, सोशियोलॉजी इज ऑल्सो ए साइंस। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? हाथ उठाइए। मेरी बातों को कितने लोग समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रही हैं? आप थोड़ा थोड़ा, क्यों? पढ़ाने में दोष है या समझने में दोष है? कितने लोग नहीं समझ रहे हैं? हाथ उठाइए। हम जो पढ़ा रहे हैं वो कितने लोग आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं? हाथ उठाइएगा तब ना हम जानेंगे, फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ हैं, हम अपने लिए थोड़े आए हैं। हमको खुद नहीं समझना, आपको समझाना है। कोई भी अध्ययन जो व्यवस्थित है और जो क्रमिक है, दैट इज साइंस। पूरा का पूरा मुगल एम्पायर जो था, उसमें हम लोग सिस्टमेटिक और उसका सीक्वेंशियल स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं बाबर को, इस समय से इस समय तक रहा, ये उसका मेजर वर्क्स था। फिर लेते हैं हुमायूं को। अब बाबर के बाद सीधा अकबर पर नहीं जाते हैं, तब वो साइंस नहीं होगा, तब तो हैफेजर्ड स्टडी हो जाएगा। भाई शाह, यही ना फॉर्मूला है, भज शाह। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो एनी स्टडी, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं भाई, लेकिन ये वाला याद है। हम अपने बेटा को पढ़ाते थे सोशल साइंस, तो वैसे ही इसको समझाते थे, तो आज भी हमको याद है। क्योंकि हमको याद ही नहीं रहता था कि कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा। तो ये स्टडी कैसा है बताओ हमको? ये साइंस है। और जब कभी भी हम कोई अध्ययन ऐसा करते हैं जो व्यवस्थित है और क्रमबद्ध है, बोलते हैं ना सिस्टमेटिक लिखो, बोलते हैं ना कि राइटिंग अप्रोच साइंटिफिक होना चाहिए। पहले इंट्रोडक्शन, ये नहीं कि इंट्रोडक्शन बाद में और पहले कंक्लूजन। बोलते हैं पहले एक इंट्रोडक्शन बढ़िया खूबसूरत सा बनाओ, छोटा सा, कोई भी टॉपिक लिख रहा हो, फिर उसका मेन बॉडी, और फिर एक कंक्लूजन, निष्कर्ष। 3 पार्ट तो होना ही ना होना है। कोई भी प्रश्न का उत्तर देते समय उसका 3 पार्ट तो होता ही होता है। ऐसे लिखोगे तब ना पास करोगे। अब क्या करें, तुम एक के पैराग्राफ में सब लिख के निकल गए। और राइटिंग के लिए सबसे बड़ा चीज़ है पैराग्राफ चेंज करना। एक छोटा सा परिचय, खूबसूरत सा, जो उसका परिभाषा होगा। जनांकीय लाभांश किसको कहते हैं? जब जनसंख्या का लाभ अर्थव्यवस्था को प्राप्त होने लगे। जनसंख्या की ऐसी संरचना जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाए। कितना छोटा सा इंट्रोडक्शन है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। और ये कब होगा? जब जो हमारा एज ग्रुप है वो उत्पादक आयु समूह की आबादी ज़्यादा हो जाए। जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है 15 से लेकर 60 तक 59 का, वो ज़्यादा आ जाए। दैट कंडीशन इज कॉल्ड डेमोग्राफिक। तो इसमें क्या रट के लिखना है बताइए? जैसे आप इंट्रोडक्शन में इस बात को लिखते हैं, एग्जामिनर वहीं पर इम्प्रेस हुआ, पूरा थोड़े पढ़ता है।
भाषा किताबी नहीं होना चाहिए। रट के नहीं लिखना है, समझ के लिखना है। इसीलिए देखिएगा क्वेश्चन के बुकलेट में लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दे। अब साइंस को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। विज्ञान दो तरह का हो गया, एक नेचुरल साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये 99% जो बच्चे पास करते हैं उन्हें जानते हैं, सेलेक्ट भी हो जाते हैं, मगर ये अंतर नहीं जानते हैं। मगर जानना होगा। चलो हमारे साथ लेबोरेटरी में और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दो। टेम्परेचर, प्रेशर एक निश्चित तापक्रम पर और तापमान पर और दबाव पर बराबर, उससे क्या मिलेगा? पानी बनेगा। क्या है वो? कोई भी जाएगा लेबोरेटरी में वही मिलेगा। इसको ले चलो एक जगह पर, एक ही प्रश्न को 10 बार पूछो, 10 बार अलग अलग उत्तर देगा। ये नेचुरल साइंस नहीं है, क्योंकि मानव का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है, एरेटिक होता है। एक ही परिस्थिति में एक ही व्यक्ति 4 बार 4 तरीके से रिएक्ट करेगा। Similar situation, similar condition, response will be different. ये बेंच है, कुर्सी है, लिख के रखने वाला ये पार्ट है, ये लकड़ी का बना हुआ है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई फिक्स्ड है। कोई भी देखेगा तो बोलेगा, इसका कलर बताएगा, इसका कंपोजिशन बता देगा। ये पदार्थ है, मैटर है, ये बोलता नहीं है, इसके अंदर कोई इमोशन, इसके अंदर कोई सेंटिमेंट नहीं है। इट इज ए नेचुरल साइंस। इसका जो स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स हो जाएगा या केमिस्ट्री होगा, प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो इट इज ए। तो नेचुरल साइंस का विषय वस्तु क्या है? पदार्थ, मैटर। नेचुरल साइंस किस चीज़ का स्टडी करता है? बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा कैमरे के पास रखिए, बोलिए ना, आप बाहर निकल जा रहे हैं कैमरे से। बड़ा कन्फाइन करके नहीं हो पाता है, हम लोग रोम करके पढ़ाने वाला टीचर है। अच्छा, बच्चा से जितना क्लोज जाइएगा ना, ठीक है। तो नेचुरल साइंस किस चीज़ का स्टडी करता है? डील्स विथ मैटर, पदार्थ का अध्ययन करता है। और पदार्थ के अध्ययन में 2 + 2 विल ऑलवेज बी 4। तो नेचुरल साइंस डील्स विथ, बच्चों बताओ, मैटर।
और पदार्थ जो होते हैं इनके अंदर कोई इमोशन, कोई सेंटिमेंट नहीं होता है। इस बोर्ड के अंदर कोई इम्पल्स नहीं है, कोई सेंटिमेंट नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, मगर हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। सोशल साइंस डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर। वेरी गुड। या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन है। It is the study of human behavior or it is the study of it deals with human activities. अंतर समझ में आया? और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जब हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर का, तो हम कोई भी जो बिहेव कर रहे हैं इसके पीछे अंतर्निहित कोई ना कोई अर्थ है, अंडरलाइंग मीनिंग है इसका। हमारे अंदर इमोशन, सेंटिमेंट, इम्पल्स जो है वो हमारे बिहेवियर को गाइड कर रहा है। अंडरलाइंग जो इमोशंस है, इम्पल्सेज है, सेंटिमेंट्स है, नहीं है। आप कोई भी एक्शन जो करते हैं उसमें क्या है, आपके अंदर का भावना ही तो उसको एक्ट करता है, और हर व्यक्ति की भावना अलग अलग है। नहीं क्लियर है? और साथ ही क्या है, एक ही व्यक्ति एक ही परिस्थिति में 10 बार उसका बिहेवियर को देखेगा तो अलग अलग शो करेगा। लेकिन ये क्लियर है कि ये आपका मैटर का स्टडी है, ये आपके ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी है। मैटर का स्टडी करते समय कोई अंडरलाइंग मीनिंग का, कोई अंडरलाइंग इमोशन, उसके अंतर्निहित भावना का अध्ययन नहीं होता है उसमें, क्योंकि उसके अंतर्निहित भावना नहीं होती है। लेकिन जब मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर अंतर्निहित भावना होती है। हम यहाँ आकर आपको पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई अंतर्निहित अर्थ है, कोई ना कोई तो अंडरलाइंग मोटिव है। आप पढ़ रहे हैं, इसका भी अंतर्निहित अर्थ है। आर द थिंग्स क्लियर? अब आइए, अगर मानव के अतीत के क्रियाकलापों और व्यवहारों का अध्ययन कर रहे हैं तो इतिहास होगा। सोशल साइंस भी बहुत तरह का होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब सोशल साइंस भी बहुत सारा है। अगर मनुष्य के अतीत के क्रियाकलापों का अध्ययन कर रहे हैं तो इट इज हिस्ट्री, स्टडी ऑफ द पास्ट बिहेवियर ऑफ मैन, स्टडी ऑफ द पास्ट एक्टिविटीज ऑफ मैन, वो क्या कहलाएगा? इतिहास। क्लियर है? अगर मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, सामाजिक क्रियाकलापों का, तो हो जाएगा सोशियोलॉजी, होगा ना? या इसको एंथ्रोपोलॉजी भी कह सकते हैं। दोनों सोशल लाइफ का स्टडी है, फैमिली, मैरिज, किनशिप, समाज शास्त्र या मानव विज्ञान, मानव शास्त्र। अगर मनुष्य के मानसिक स्थिति का स्टडी कर रहा है, साइक का, तो दैट इज
मनुष्य के अगर राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन कर रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, तो दैट इज पॉलिटिकल साइंस। और जब मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करेगा, देन इट इज इकोनॉमिक्स। हम लोग यहाँ इस क्लास में किसका स्टडी करेंगे? मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का। कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो है वो वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है। मानसून का आगमन हो चुका है, हालांकि मानसून कमज़ोर हो गया झारखंड में, बारिश नहीं है, ड्रॉट का कंडीशन है। लेकिन मानसून के आगमन के साथ किसान जाता है खेत में और क्रियाकलाप स्टार्ट करता है। वो कैसा क्रियाकलाप है? आर्थिक क्रियाकलाप है। किस लिए कर रहा है? वस्तु के उत्पादन के लिए। किस लिए वो क्रियाकलाप कर रहा है? वस्तु के उत्पादन के लिए, जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। तो मनुष्य का कोई भी ऐसा क्रियाकलाप जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, या जिसमें क्या होता है? अर्निंग होता है, जिससे आय उत्पन्न हो। मनुष्य का, आप लिख सकते हैं, मनुष्य का वैसा कोई भी क्रियाकलाप जिससे आय उत्पन्न होता है, इनकम जनरेट होता है, क्या कहेंगे उसको? आर्थिक क्रियाकलाप। ये जो काम है यहाँ पर हम करने आए हैं, ये मेरा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इससे क्या होगा? मेरा इनकम, पैसा मिलेगा। आप जेपीएससी क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि आप जेपीएससी पास करके नौकरी मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगी। हम बहुत, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत इसको सिंप्लीफाई करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका वैसा कोई भी क्रियाकलाप जो आय अर्जन करे, आर्थिक क्रियाकलाप कहलाता है। मनुष्य का वैसा कोई भी क्रियाकलाप जो आय उत्पन्न करता है, जो आय का सृजन करता है, इनकम को जनरेट करता है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। लिखना चाहिए, जानना चाहिए, या थोड़े रहेगा आपको। अब हम लिखवाएंगे सब कुछ नहीं, लिखवाएंगे तो ये 5 साल पढ़ाएंगे तब होगा। तो एनी एक्टिविटी which generates income is called economic activity। हम अपने गार्डन में बैठ करके, पिछले आपको छोड़ कर गए यहाँ से, तो मैंने क्या क्या किया सो बता दे रहे हैं। यहाँ से छोड़ कर गए तो एक तो कोचिंग में 2 बजे 3 बजे तक क्लास चलता था, 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाना पड़ता था, गला बैठ जाता था। उसके बाद शाम में कुछ एक्टिविटी मेरा यूट्यूब पर चलता था। उसके बाद जो हमको टाइम मिलता था वो हम या तो सोते थे या फिर गार्डनिंग करते थे। तो ये जो गार्डनिंग हम करते थे, फूल पौधा जो उत्पन्न कर रहे हैं, उसको बाजार में बेच तो नहीं रहे हैं फूल को, तो मेरा आर्थिक क्रियाकलाप, वो क्रियाकलाप तो है। स्त्री जो घर में काम करती है वो आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, क्योंकि उसमें उसका आय सृजन नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने डेफिनेशन में बनाया, एनी एक्टिविटी which generates income is called economic activity, and an activity which does not generate income is not an economic activity। नहीं क्लियर है? छोटा छोटा उदाहरण तो दे रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन है। हमने भी नहीं कहा इकोनॉमिक्स में हम मनुष्य के कैसे क्रियाकलाप का स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, उसके आर्थिक जीवन का। क्लियर है?